नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी स्टडी यूट्यूब चैनल रामा देवी सिंह चाइल्ड एकेडमी, जिसके तहत हम ग्रामर का पोर्शन कवर कर रहे थे और ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ रहे थे। हम इस ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कितनी संख्या होती है, इनकी संख्या 24 होती है, 24 दे आर इन द नंबर। उसके बाद इसमें कुछ नोट्स थे जो इनको बताना जरूरी था और माफी चाहता हूँ कि वीडियो में बहुत ज़्यादा देरी हुई, बहुत ज़्यादा विलम्ब हुआ है। उसका एक रीज़न भी है, रीजन कुछ पर्सनल रीजन भी है, उसके साथ साथ नेटवर्क इशू के कारण जो वीडियो शूट होकर के रखे गए वो भी अपलोड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब मैं उम्मीद करूंगा कि हम रेगुलर पीरियड पे अपना वीडियो अपलोड करते रहें ताकि आप सभी को कोई समस्या ना हो। और आप सबको एक न्यूज़ बताई हमको कि हम हाल ही में अपने पास के ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल डॉक्टर DP तिवारी मेमोरियल स्कूल से मैं अभी जुड़ा हुआ हूँ। लगभग वहाँ जुड़े मुझे 20 दिन से अधिक हो चुके हैं, अप्रॉक्स 20 दिन के से अधिक हुए हैं। वहाँ के बच्चे भी हमको बहुत ही पसंद आए, बच्चे भी एज अ टीचर भी बच्चे हमको बहुत ही लाइक कर रहे हैं और साथ ही साथ पठन पाठन का कार्य, स्टडी का कार्य चल रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ विलम्ब यहाँ पे हुआ है। बट अब मैं प्रयास करूंगा कि अब ये विलम्ब ना हो और वीडियो रेगुलर टाइम में अपलोड कर रही होगी। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं और आप सभी से बार फिर से माफी चाहते हैं देरी के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब हम कवर कर रहे थे। ऑक्सिलरी वर्ब में एक नोट है, जब जैसे कि मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब में क्या बताया था मैंने, इज, एम, आर, वाज, वर एटसेट्रा। मैंने लिखा था 24 के प्रकार के इन सब होते हैं। और जो भी भाई बंधु, जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल में जाकर के इस वीडियो को जरूर देखें और प्लेलिस्ट में एकदम सीरियल वाइज लगी हुई है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उसी को मुख्य क्रिया कहा जाता है, वही मुख्य क्रिया होगी। जैसे मैंने कहा ही हैज एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी है। अभी पास के लिए प्रयोग हुआ हैज, हैज ही हमारा क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। वी आर स्टूडेंट्स, हम सभी क्या है, स्टूडेंट्स हैं, तो आर यहां पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। आर हमारा मेन वर्ब होगा क्योंकि यह सेंटेंस में अकेला वर्ब है, इसके अलावा कोई क्रिया नहीं है। नोट नंबर 2 कह रहा है जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्रिया हो तो अंत में आने वाला मेन वर्ब, अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब होता है। अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब होता है, यानी हमको क्या देखना है, अंतिम वाला वर्ब देखना है। जैसे राम हैज बीन प्लेइंग, राम हैज बीन प्लेइंग, राम खेल रहा। अब यहाँ पे हैज बीन क्या हो गया, ऑक्सिलरी, हैज बीन ऑक्सिलरी, यानी ये टेंस में सहायता प्रदान कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन होती है द वर्ब व्हिच इज यूज्ड टुगेदर द मेन वर्ब टू हेल्प देम टू मेक मूड, वॉइस एंड टेंस आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, सहायता करता है मोड बनाने में, मोड के साथ साथ टेंस बनाने में, और टेंस के साथ हम वॉइस भी, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और ये किसके साथ प्रयोग होती है, मेन वर्ब के साथ। बट यहाँ पे जो शर्त है वो शर्त ये है कि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तब क्या करेंगे, उसी को हम मेन वर्ब कह देंगे, उसको तो हम ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहेंगे। बट हियर यहाँ पे देखिए ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा, इसके बाद क्या, ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब। तो बाद में जो आने वाली क्रिया उसी को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। सच एज ही वाज ईटिंग फूड, वह भोजन खा रहा था। तो वाज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और ये हमारा ईटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, कैसे हम वर्ब से ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, क्या ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट वर्ब में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमको अभी इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब सभी उसके बारे में पढ़ने हैं, तो ऑब्जेक्ट का खेल यहाँ पढ़ने वाला है। तो ऑब्जेक्ट महोदय को अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि नाराज हो गए तो फिर समझ में नहीं आने वाले हैं। सो नेक्स्ट, ध्यान देना, एक टॉपिक इसमें आता है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, वर्ब से ऑब्जेक्ट का क्या संबंध है, इन सारे एग्जांपल्स में हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, हम सभी को पता है या हम सब जानते हैं कि वर्ब का इफेक्ट जो होता है वो किस पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है। यानी वर्ब की क्रिया का जो असर है लगभग सब्जेक्ट पर पड़ता है। बट यदि इसी वर्ब का इफेक्ट कुछ अन्य शब्द समूहों पर भी पड़े, सब्जेक्ट के अलावा और किसी शब्द समूहों पर पड़े, तो उसे ही वो हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट मतलब जब हमारा वर्ब का जो फल होता है, वर्ब का जो इफेक्ट होता है, जो उसका प्रभाव होता है, सब्जेक्ट के अलावा किसी अन्य शब्द समूहों पर या शब्द पर पड़ता है, तो उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट हो क्या सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट हमारा हो सकता है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज और नाउन क्लास हो सकता है, नाउन क्लास। इतने सारे हमारे क्या हो सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं मान लिया मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, हमने क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिख दिया, 2 सेंटेंस लिख दिया, 3 सेंटेंस लिख दिया। हाँ, लेकिन हमें कैसे पता कि इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कौन सी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इसकी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, इसकी जानकारी के लिए एक हम ट्रिक अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम जैसे एक सेंटेंस मैंने पुटअप किया, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, जो ये लाइक है, इसी से प्रश्न पूछते हैं, इसी से प्रश्न पूछते हैं और खुद ब खुद जवाब दे देगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे इस लाइक में हम जोड़ दें क्या, मैंने पूछा चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, फिर मैंने क्वेश्चन किया क्या लाइक करते हैं बच्चे, क्या लाइक करते हैं, तो उत्तर क्या आ रहा है, बच्चे स्वीट लाइक करते हैं, स्वीट पसंद करते हैं। बात समझ आई। इसी में किसे, क्या और किसे का हम उत्तर जब बात ढूंढते हैं किसी भी वाक्य में, कहां से, वर्ब से, वर्ब से। और वर्ब में जैसे हम पूछेंगे क्या और किसे, जो उत्तर हमको मिलेगा वही हमारा होगा ऑब्जेक्ट। जैसे माई फादर रीड्स अ नॉवेल, मेरे पिताजी एक उपन्यास पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, माई फादर रीड्स अ नॉवेल, अब रीड्स में हम जोड़ दें क्या, व्हाट। भाई पूछ लिया हमने क्या पढ़ते हैं, तो उत्तर आया नॉवेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नॉवेल। तो नॉवेल इज द ऑब्जेक्ट, हियर इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। ध्यान दीजिए, हर मदर लव हर वेरी मच, उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। वैसे माँ तो सबकी प्यार करती हैं। चलिए, माँ की बात आई है तो कुछ आपसे बातें कह देता हूं। ध्यान दीजिए, कभी भी हमें अपनी माता पिता का दुख बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर हम उनके दुख को कम नहीं कर सकते हैं तो उनके दुख को बढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में, आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सीरियसली लीजिएगा, दुनिया में अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो आपके माता और पिता होते हैं। उनके अलावा इस दुनिया में आपका कोई सच्चा साथी नहीं है। ध्यान दीजिए, होता है कि हमें बहुत सच्चे साथी बहुत ही किस्मत से मिलते हैं
और जब हमको सच्चा साथी मिलता है तो हमको उसकी कदर नहीं होती है, और जब सच्चा साथी चला जाता है तो उसकी कदर हमको, या फिक्र हमको होने लगती है। तो माता पिता जब तक हैं हमारे पेड़ के, हमारे समझ लीजिए कि एक माता पिता हमारे सर पर एक छांव की तरह होते हैं, एक छाया उनकी रहती है। देखिए, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मुझे पता चला एक्चुअली माँ होती क्या है। माँ शब्द बहुत ही, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देयर इज नो वर्ड टू डिफाइन द वर्ड्स ऑफ माँ। माँ के शब्द के लिए अगर माँ को आप डिफाइन करने बैठेंगे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि पूरा किताब खत्म हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएंगी, लेकिन माँ शब्द को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ईश्वर भी माँ के कर्ज को चुकता नहीं कर पाए हैं। हम आपसे यही गुजारिश है, अपने माँ बाप का हृदय कभी मत दुखाइए। हमारे माँ बाप हमसे क्या चाहते हैं? हमसे कुछ नहीं चाहते, हमसे चाहते हैं वो हमारा भविष्य उज्जवल हो। हमको पढ़ाते लिखाते हैं, हमसे सब कुछ खर्च करते हैं, हम जो कहते हैं उनको हमारे लिए ला देते हैं। अपनी जरूरतों का गला घोट करके वो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। किस लिए? ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए। उसमें भी उनका स्वार्थ नहीं है। क्या पढ़ लिख जाएंगे तो हम उनकी लाइफ संभालेंगे? या उनको ये उम्मीद नहीं रहती है, उनसे हमसे उम्मीद ही नहीं करते हैं कि हम पढ़ लिख करके ऑफिसर बन करके उनकी लाइफ संभाले? नहीं, हम अपनी ही लाइफ संभाल ले, वही उनके लिए खुशी की बात होती है। एक अंकल जी हैं, उनके जो बेटे हैं, 2 बेटे, दोनों ही बाहर रहते हैं, इस देश से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, पढ़ लिख करके दोनों अच्छे पोस्ट पे हैं। जब भी उनसे कोई मिलता है, पूछता है क्या हाल चाल है, तो बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा बेटा अब्रॉड में है। मेरे दोनों बेटे अब्रॉड में हैं। उनको ये फक्र है, उनको ये फक्र, इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उनकी देखभाल करने वाला घर पे कोई नहीं है, लेकिन उनको इस चीज का गर्व है कि उनका बेटा विदेश में नौकरी करता है। तो ये होते हैं माता पिता हमारे, सच्चे माता पिता। सच्चे माता पिता, सच्चे प्रेमी हमारे वही हैं। आजकल कोई किसी का लवर नहीं होता है, हमारे माता पिता हमारे सबसे बड़े लवर होते हैं। चलिए आते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। हर मदर लव हिम, लव हर वेरी मच। अब ध्यान दीजिएगा, इसी लव में लव से पूछ लीजिए किसे, किसे प्यार करती हैं? उसे प्यार करती हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हर, उसे प्यार करती है। जरा इन भाई साहब को देखिए जो 3 यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं, कब से देख वेट कर रहे हैं। ये भाई, ये लो, तुम्हारे पास भी आ जाते हैं, नहीं तो तुम भी उठा के मारना शुरू कर दो। कब का उनका भरोसा। राम इज गोइंग टू मार्केट, ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर 100 में से तो 80% गलती तो करेंगे ही करेंगे। अगर यहां पूछ लिया जाए कि इस गोइंग का ऑब्जेक्ट क्या है, इस गोइंग का ऑब्जेक्ट क्या है, ज्यादातर लोग कहेंगे मार्केट। पटाख से कर देंगे मार्केट, तुरंत कह देंगे मार्केट। इनको जरा सा भी संकोच नहीं होगा मार्केट कहने में। जरा इसके नियम के बारे में जान लीजिए क्या होता है। जब हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जाता है। अब गोइंग से जरा पूछिए क्या जाता है कोई चीज जाने वाला? यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो ये मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरी चीज, मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। देखिए अर्थ पूरा हो रहा है, अर्थ बिना ऑब्जेक्ट के भी पूरा हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है। जैसे हम लाभ से प्रश्न पूछते हैं, क्या हंसता है, किसे हंसता है, कुछ पता नहीं, नो रिप्लाई, कोई आंसर ही नहीं मिलेगा आपको। ही गोज, वह जाता है, क्या जाता है, कुछ पता नहीं है। जब कोई आंसर नहीं मिलता है तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और क्या और किसे प्रश्न करने पर क्रिया से अगर कोई जवाब मिलता है तो वही शब्द हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आई लव टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, मैं प्राकृतिक संसाधनों का, मैं प्राकृतिक साधनों से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो अब मैं किससे प्रेम करता हूँ? द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर से करता हूँ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। तो इतनी चीज मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी।
कि जब हम किसी क्रिया से क्या या किसे प्रश्न कह देते हैं तो जो उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और कोई उत्तर नहीं मिलता है तो उस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट उस वाक्य में नहीं है। ओके, चलते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक भाग जहां पर होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, वहीं दूसरा भाग होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। दैट विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया जिसका अर्थ पूरा होने के लिए वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए इसको सॉरी इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव सकर्मक, कौन सी क्रिया ये बेटा, सकर्मक, और इसको कहते हैं अकर्मक। अकर्मक क्रिया, दैट विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बी ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसे पूरा होने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो या जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखिए, मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ही ईट्स ब्रेड, वह क्या खाता है, रोटी खाता है। आई लाइक द सीजन ऑफ सम विंटर, क्या पसंद करता है, द सीजन ऑफ विंटर। इतना बड़ा सब ऑब्जेक्ट है। ही नोज मी, वह मुझे जानता है। वह किसे जानता है, मुझे जानता है। ही नोज मी। आते हैं इस पर ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। थोड़ा देखिए बोलने में थोड़ा सफोकेशन सी होती है तो मुंह से कभी गलत वर्ड निकल जाता है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने इंट्रांजिटिव को मैंने ट्रांजिटिव बोल दिया, ये मेरी हैबिट है, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो नो मेंशन दैट विच रिक्वायर नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है उससे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये सेंटेंस ऐसे होंगे या ये वर्ब ऐसी होगी जो बिना ऑब्जेक्ट के ही इसका अर्थ पूर्ण हो जाएगी, इसकी मीनिंग पूर्ण हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। अब राम क्या जाता है, इस गोज से पूछो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, नो रिप्लाई। सी स्लीप्स, वह सोती है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। ही राइट्स स्लोली, वह धीरे लिखता है, वह धीरे धीरे लिखता है। अब क्या लिखता है, कुछ पता नहीं। अगर यही लिख देते हम ही राइट्स लेटर स्लोली, तब लेटर क्या हो जाता हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे लेटर है नहीं, तब भी इसका अर्थ पूर्ण हो रहा है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें एक नोट है, एक नोटिस जो है 500-600 की है, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा नहीं चलाई गई है। देखिए इसको, देयर आर सम वर्ब विच आर यूज्ड ऑलवेज इन ट्रांजिटिव एज, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ऑलवेज ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी गई हैं जिनका प्रयोग सदैव ट्रांजिटिव वर्ब के लिए होता है। इनके साथ माफ कीजिएगा, ये यहां पर सही था, ये इंट्रांजिटिव है। यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी गई जिनका प्रयोग हमेशा सदैव इंट्रांजिटिव के लिए होता है, जैसे गो, कम, वॉक, स्लीप, मूव, फ्लाई, डाई एटसेट्रा। इन सब का प्रयोग किसके लिए होता है, हमेशा इंट्रांजिटिव में होता है। इनका प्रयोग कभी भी ट्रांजिटिव के लिए नहीं होगा।
और इसके दूसरा नोट कहता है देयर आर सम वर्ब व्हिच आर इज यूज्ड एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बोथ। यहाँ पर तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बस उसमें क्या रहेगा कि इंट्रांजिटिव में उसका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा और ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे ईट, मैंने लिखा he eats, वह खाता है। वह क्या कहता है? वह खाता है। वह खाता है, क्या खाता है कुछ पता नहीं, बट इसी में मैंने लिख दिया he eats food, वह भोजन खाता है। हो गया ना? ईट्स का प्रयोग ट्रांजिटिव के लिए भी और इंट्रांजिटिव के लिए। ही ड्रिंक, वह पीता है, क्या पीता है कुछ पता नहीं, बट इसी में जोड़ दिया गया ही ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीता है। ठीक है, आगे आते हैं बीट। बीट मतलब होता है पिटाई करना। अब किसके? ही बीट वह पीटता है, ही बीट्स वह पीटता है। अब किसे पीटता है, क्या पीटता है पता नहीं, लेकिन जैसे ही जोड़ा ही बीट्स अस, वो हमें पीटता है। तो हम भाई मुझे कोई नहीं पीटता। ही बीट अस, तो अस हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। शी सिंग सॉन्ग, ही रीड बुक, ये सभी क्या है? जिनका प्रयोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में हो सकता है। बस फर्क कितना रहेगा, उसके एक में ऑब्जेक्ट रहेगा और एक में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो हो जाएंगे इंट्रांजिटिव, जिनमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो ट्रांजिटिव। आइए चलते आगे। ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब का ये लास्ट टॉपिक है। इसके तहत हम यहाँ पे देखेंगे देयर आर सम ट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड विद डबल ऑब्जेक्ट सच एज गिव, टेल, टीच, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस इत्यादि। देयर आर सम, यहाँ पे कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको अर्थ पूरा होने के लिए, जिनके अर्थ पूरे होने के लिए हमको डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, और ऑब्जेक्ट अगर दो आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम गेव मी अ बुक, राम ने मुझे दिया, क्या दिया? एक किताब दिया। क्या दिया? एक किताब दिया। राम गेव मी अ बुक। They asked me a question, उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा। She brought us, ट्रांजिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये अब ध्यान दीजिएगा, इस वर्ब के चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब कुछ होते हैं जिनके अर्थ को पूरा होने के लिए डबल ऑब्जेक्ट की, दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो इसलिए वह ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? गिव, टेल, टीच, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, राम गेव मी अ बुक, राम ने मुझे एक पुस्तक दी। तो राम ने मुझे कुछ दिया। राम ने किसे दिया? मुझे दिया। किसे दिया? मुझे। क्या दिया? बुक दिया। क्या दिया? बुक दिया। दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा। अब ध्यान दीजिए, किससे पूछा? मुझसे। और क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा। सी ब्रॉट अस फूड, वह हमारे लिए भोजन लाई। कौन लाया? कौन लाया? सॉरी, किसके लिए लाया? हमारे लिए। क्या लाया? फूड लाई। ही टीच मी इंग्लिश, ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। किसे पढ़ाता है? मुझे। और क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। शी टेल्स अस अ स्टोरी,
वह मुझे एक कविता सुनाता है या एक कविता बताता है। किसे बताता है? हमें। क्या बताता है? स्टोरी। आया ना सभी चीज? ये क्या और किसे पूछने पर ऑब्जेक्ट आए? दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर। अब जब दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो इनका भी डिवीजन होगा, इनका भी एक श्रेणी होगी, एक इनका पृथक्करण होगा। कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, हमने थोड़ा यहाँ पे गलती कर दी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट को हम क्या कहते हैं? वस्तु सूचक। और इनडायरेक्ट को कहते हैं प्राणी सूचक। प्राणी सूचक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मी, अस, ये सभी क्या है? जीवित चीजों को दिखा रहा है। और यहाँ देखिए वस्तु, जिनमें कोई जान नहीं है, कोई भी जीवन नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट को लिविंग थिंग्स दिखाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता है। इनके पहचानने की एक और प्रक्रिया हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी सेंटेंस में अधिकतर, रेयर केस में, ज्यादातर केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। जो भी, अब हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे और जो भी हमसे गलती हुई हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या हम सुधार कर सकते हैं उसको भी बताएं, अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपको दिखाना चाहते हैं कि इस समय 11:15 हो रहे हैं, 11:15 PM हो रहा है। इस समय 11 बजकर के लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये वीडियो बन रही है। वीडियो अब इसके बाद अपलोड होगी, एडिटिंग होकर अपलोड की जाएगी। तो बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।